बच्चों थोड़ा सा पार्ट मिस हो गया है, अभी तक मैंने रिकॉर्डिंग पॉज कर रखी थी, वो मैंने स्टार्ट कर दिया। चलो होपफुली आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखना बच्चों कौन है। हाँ बच्चों, अब अगर इंटर हेलोजन कंपाउंड की बात करें तो डिफरेंट टाइप के हेलोजन एटम के कॉम्बिनेशन से बनने वाले कंपाउंड क्या कहलाते हैं? इंटर हेलोजन कंपाउंड कहलाते हैं। और अभी हमने पीछे देखा था कि हमारे पास ये इंटर हेलोजन कंपाउंड जो है वो 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? कहाँ गया यार, आज सारी चीजें गायब हो रही हैं। हाँ, AB3, AB5 और AB7 4 तरह के इंटर हेलोजन कंपाउंड फॉर्म होते हैं। तो इन चारों तरह के इंटर हेलोजन कंपाउंड के एग्जाम्पल हम देख लेंगे अभी। अगर रिएक्शन की बात करें तो क्लोरीन फ्लोरीन की रिएक्शन करा रहे हैं तो ClF बन रहा है। अगर क्लोरीन क्या है, इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। क्लोरीन अगर एक्सेस में ले ली आयोडीन के साथ तो ICl3 बनेगा। क्लोरीन अगर फ्लोरीन के साथ लिया और फ्लोरीन एक्सेस में है तो वो क्या बनेगा? ClF3 बनाएगा। ब्रोमीन फ्लोरीन के साथ लिया है जो कि डाइल्यूट कर ली गई है वाटर से तो BrF3 बनेगा। अगर ये फ्लोरीन एक्सेस में ली गई होती तो BrF5 बनता। ICl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो आयोडीन की और क्लोरीन के साथ तो ICl बनता है। अब बच्चों अगर मैं ABX की बात कहूं, ABN की बात कहूं, वेयर N could be 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5 या 7 हो सकता है। तो इसमें A जो होगा, A हमेशा कैसा रहेगा? लार्ज। और B कौन कैसा होगा? स्मॉल हमारा हेलोजन एटम होगा। दूसरी चीज, लार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बच्चों? लो होगी ना। और स्मॉल है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी? ज्यादा। ज्यादा रहेगी। तो बच्चों अगर मैं देखूं तो इसमें ABN में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा? ए। और बी कैसा शो करेगा? नेगेटिव ऑक्सीडेशन। हाँ चैतन्य सर, एक सिली डाउट था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में CH बॉन्ड नहीं होता कभी, क्या पूछना चाह रहे हो बच्चे? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है या नहीं, ये पूछना चाह रहे हो? क्या नाम है बच्चे? चैतन्य। अच्छा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है या नहीं होता है? कोई एक ऐसा एग्जाम्पल जो इनऑर्गेनिक हो और उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो। बच्चे देखना, CH3Li ऑर्गेनिक होगा या इनऑर्गेनिक होगा? इनऑर्गेनिक। इसमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्डिंग है ना, आयनिक बॉन्ड। दीज आर नोन एज OMC। OMC की कैटेगरी में आता है ना ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्यों बच्चों? दीज आर यस सर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो उसमें एक ऑर्गेनिक पार्ट है, दूसरा इनऑर्गेनिक पार्ट है और इनके कॉम्बिनेशन से एक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। क्यों चैतन्य? तो ये किस कैटेगरी में रखा जाता है? यहाँ कोवेलेंट बॉन्डिंग भी है और आयनिक बॉन्डिंग भी है, लेकिन मेटल नॉन मेटल के बीच में कैसी है? आयनिक बॉन्ड है, तो इसलिए हम इनऑर्गेनिक कैटेगरी में भी रख लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये ना ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है वो इनऑर्गेनिक में भी पढ़े जाते हैं और ऑर्गेनिक में भी पढ़े जाते हैं। ठीक है बच्चे, स्पेशली हम ये कहें कि केवल ये प्योरली इनऑर्गेनिक होगा तो नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट तो ऑर्गेनिक है ना, तो प्योरली हम नहीं कह सकते।
ठीक बच्चे, चलो नेक्स्ट, इंटर हेलोजन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। इंटर हेलोजन बच्चों, अगर मैं ICl की बात करूं और Cl2 की बात करूं, सर CH बॉन्ड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइडिया लग सकता है। हाँ बच्चों, CH बॉन्ड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइडिया लग जाता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि CH बॉन्ड होगा तभी ऑर्गेनिक होगा। अगर मैं CCl4 लेता हूं तो क्या इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है? नहीं है ना, फिर भी ये ऑर्गेनिक कैटेगरी में है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ठीक है बच्चों, तो ऑर्गेनिक के लिए हम कह रहे हैं वो सारे कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑर्गेनिक होते हैं जिनमें कुछ कैटेगरी हम इंक्लूड नहीं करते। मेटल साइनाइड, मेटल कार्बाइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बन के एलोट्रॉप्स, इनको हम बच्चों किस कैटेगरी में नहीं रखते? ऑर्गेनिक को। इन्हें हमेशा इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में रखा जाता है। इनके अलावा जो भी कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे? हमारे ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है चैतन्य। अब बच्चों ICl और Cl2 की बात करें, कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है? आवाज आ रही है बच्चों? आ रही है सर। ICl दोनों पोलर। ICl, क्लोरीन भी पोलर है? नो सर। अच्छा, नॉन पोलर। तो ICl इज पोलर, क्लोरीन इज नॉन पोलर। कौन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल? सर पोलर। पोलर कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये क्या होगा? मोर रिएक्टिव। दूसरा, किसका बॉन्ड आसानी से डिसोसिएट हो सकता है, ICl का या Cl2 का? ICl का। क्यों? पोलैरिटी है सर। पोलैरिटी और बॉन्ड लेंथ भी तो ज्यादा है, यस सर। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, यस सर। तो लोअर बॉन्ड स्ट्रेंथ है। तो इसकी वजह से मोर रिएक्टिव होते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। इस स्कूल में टीचर ने बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में CH होता है। बच्चे CCl4 पूछते ना, उनसे क्या है? चैतन्य, इतना क्यों टेंशन ले रहा है? CCl4 पूछ लेना, सर इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसे हम ऑर्गेनिक नहीं मानेंगे क्या? बस यार, स्कूल के टीचर्स को जितना आता है वो तुम्हें डिलीवर कर रहे हैं, परेशान मत हो, कुछ चीजें इग्नोर कर दो। चलो, तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसकी वजह से मिल रही है? इनके पोलर नेचर की और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से, वीक बॉन्ड होने की वजह से मिल रही है। ठीक है, अब इसमें चार्ज का जो होगा, चार्ज किसी एक आयन के पास नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी और उसकी वजह से कलर शो करेंगे। तो देखना, ये क्या हो सकते हैं? गैस हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं। कौन से हैं? ClF, BrF, ClF3, IF7, ये सारे क्या हैं? हमारे गैसियस हैं। BrF3, BrF5 लिक्विड हो गए। ICl, IBr, IF3, ICl3 ये हमारे सॉलिड हो गए। क्यों है बच्चों? कोई रीजन नहीं है, जिसमें आयोडीन कंटेंट बढ़ेगा उसमें सॉलिड स्टेट बढ़ती जाएगी। सर I के सब सॉलिड होते हैं, IF7 गैसियस क्यों होता है? बच्चों IF7 जो होगा वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है ना, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होता है गुंजन, इसलिए ऐसा होता है। तो इसमें पोलर इंटरेक्शंस नहीं होते, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं रहता, इसलिए ऐसा देखने को मिलता है। वॉन्डरवॉल इंटरेक्शंस होते हैं, वीक इंटरेक्शन होते हैं, गैसियस होता है। दूसरा है इंटरहेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड फ्लोरीन आर कलरलेस, पर इंटरहेलोजन कंपाउंड कंसिस्टिंग हेवियर हेलोजन आर कलर्ड। हैवी हेलोजन होंगे तो उनका पोलराइजेशन आसान हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी का डिस्पर्सल ज्यादा होगा, विजिबल लाइट में इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एक्सीलरेशन स्टेट, हायर एनर्जी लेवल पर आसानी से जा सकते हैं, इसलिए वो विजिबल रीजन में कलर शो करेंगे। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना आसान है या मुश्किल? फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को अपने साथ इंटैक्ट रखेगा या दूसरी जगह दूर भेजने की कोशिश करेगा? इंटैक्ट रखेगा। तो उसमें इलेक्ट्रॉन को विजिबल रेंज में एक्साइट करना पॉसिबल है या नहीं? यस सर।
नहीं है ना पॉसिबल, इसलिए फ्लोरीन क्या है, कैसा होता है, फ्लोरीन वाले कंपाउंड कलरलेस होते हैं, बाकी हैवी जो होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे देखने को मिलते हैं। खुला रहने दे, बैठ जाओ, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या की बात कर रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो पोलैरिटी बच्चों बढ़ेगी या नहीं बच्चों, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो पोलैरिटी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, वही रहेगी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। अगर पोलैरिटी बढ़ेगी तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, पोलैरिटी बढ़ेगी तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बढ़ेंगे। यस सर, बढ़ेंगे। यस सर, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। क्यों होगा बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम हो जाएगा तो पोलैरिटी कम हो जाएगी, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो होना था वो मुश्किल हो जाएगा, बॉन्ड में होमोलिटिक फिशन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और होमोलिटिक फिशन कराना लो एनर्जी में होता है, हाई एनर्जी की प्रोसेस होती है। होमोलिटिक फिशन बच्चों हाई एनर्जी में होता है, लो एनर्जी में हाई एनर्जी। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है बच्चों? यस सर। सर एक बार थर्ड वाला पॉइंट बता मैं। बच्चे मैं ये कह रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो होमोलिटिक के चांस फिशन के चांसेस बढ़ेंगे, हेट्रोलिटिक फिशन के चांस बढ़ेंगे। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ थर्ड वाला पॉइंट बताना, थर्ड वाला पॉइंट। थर्ड वाला पॉइंट बच्चों, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल की पोलैरिटी बढ़ेगी या कम होगी? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ेगा तो बढ़ेगी पोलैरिटी। पोलैरिटी, और पोलैरिटी बढ़ेगी तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गए तो वोलेटिलिटी कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? तो वोलेटिलिटी कम हो जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। देखो यही लिखा है। ठीक है सर। नेक्स्ट, इंटरहैलोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन द पेरेंट हैलोजन। ऑब्वियस है ये बात, तो हमें अभी हमने देखी है, पोलर मॉलिक बॉन्ड है और दूसरे वीक बॉन्ड है। हाइड्रोलाइसिस, अगर बच्चों हाइड्रोलाइसिस करता हूं तो देखना ClF3 है तो Cl+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, फ्लोरीन -1 में है या नहीं? अगर इसको H और OH दूं तो H किसके पास जाएगा और OH किसके पास जाएगा? बच्चों H+ किसके पास जाएगा, फ्लोरीन के पास या क्लोरीन के पास? फ्लोरीन के पास। फ्लोरीन, क्लोरीन। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या बनाएंगे, एसिड बना लेंगे, और मतलब हाइड्रो एसिड बना लेंगे, और जबकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सो एसिड बना लेंगे या नहीं? बच्चों बात समझ में आ गई या नहीं? देखना, यस सर, अगर मैं ClF3 लेता हूं प्लस 3H2O कर दूं पहले में, तो ये क्या बनेगा, 3HF बन गया, और प्लस ClOH का होल थ्राइस बना लूंगा। अब इसमें से एक वाटर निकाल देता हूं, -H2O कर देता हूं, तो ये क्या बन गया, ClH2O निकाल दिया तो HClO2 प्लस H2O लिख सकता हूं या नहीं? क्यों बच्चों? ये H3ClO3 के फॉर्म में था, ये किसमें, ऑक्सो एसिड में कन्वर्ट हो गया, HClO2 में कन्वर्ट हो गया ना। तो यस सर। फ्लोरीन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, फ्लोरीन -1 में। जब हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो फ्लोरीन -1 में ही रहा और क्लोरीन +3 में ही रहा ना। यस सर। तो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस करने पर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आता है।
बस हमें क्या करना है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को क्या बना देना है, ऑक्सो एसिड, और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को क्या बना देना है, हमें हाइड्रो एसिड बना देना है। गुंजन, जब बच्चे ये ना एक्चुअली H2 का क्या हमने H3ClO3 पढ़ा है अभी तक? कोई ऐसा ऑक्सो एसिड पढ़ा है? गुंजन ऐसा तो नहीं पढ़ा ना? अगर दो एसिड मॉलिक्यूल में से वाटर निकाल दे रहे हैं, तब हम उसमें से कह रहे हैं। अभी तो ये एसिड ये है ना, एक्चुअली में यही वाला है ना एसिड हमारा। अगर मतलब जब सिर्फ एसिड से H2 निकालेंगे तभी पायरो लगाएंगे। हाँ, अब इसमें तो हमने H2O जोड़ा है ना भाई, यहां से यहां कब पहुंचा है, जब वाटर जुड़ा था या वाटर निकला था? जुड़ा था। जुड़ा था। एक्चुअल में तो ऑक्सो एसिड HClO2 ही होता है ना। यस सर। अब अगर HClO2 के दो मॉलिक्यूल लेता हूं, HClO2 के दो मॉलिक्यूल लिए, इसमें से वाटर निकाल दिया, H2O निकाल दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, Cl2O3 मिल जाएगा या नहीं? यस सर। तो बच्चों क्या ये हमारा पायरो एसिड है अब, या ऑक्साइड है केवल? ऑक्साइड। अगर कोई ऐसा होता जहां पर हाइड्रोजन रह जाता, तब हम पायरो लिखते। समझ में आ गया गुंजन? यस सर। तो ये हमारा पायरो की कैटेगरी नहीं है, ये क्या हमारा सिंपल क्या है, ऑक्साइड फॉर्म हो गया। ठीक है बच्चे? यस सर। हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस के प्रोडक्ट हमें समझ में आ गए। जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का है उसका ऑक्सी एसिड बना लेंगे, जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन का है उसका हाइड्रो एसिड बना लेंगे। बस इतना ही करना है। कोई सी भी रिएक्शन देख लो, सारी रिएक्शन एक जैसी है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं BrCl में अगर मैं BrCl की बात करूं तो कौन ऑक्सो एसिड बनाएगा, Br या Cl? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है या जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो हाइड्रो एसिड बना रहा है HCl, और जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो क्या बना रहा है, हमारा ऑक्सो एसिड। क्लियर है बच्चों? तो सर लास्ट हाँ बच्चे, सर लास्ट स्लाइड में आपने कहा था कि होमोलिटिक फिजन हाई टेम्परेचर पे होता है, एक बार बता दोगे अरे कैसे यार पता है? क्या, एक बात बताओ। अच्छा, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। हाँ ठीक, हाँ, ठीक, अब सही जगह पहुंच गया। उसमें ऑर्गेनिक में हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट। अरे वाह, थैंक यू, हो गया। सर ग्रुप 18 में कितना पढ़ना है हमारे को? छोटा सा है बच्चों, सबसे छोटा है ग्रुप, सबसे छोटा ग्रुप है बच्चों, वही शुरू कर रहा हूं मैं। हार्डली उसकी स्लाइड भी कितनी है, 11-12 स्लाइड है बच्चों। जब H2O 11-12 स्लाइड है। आज ही हो जाएगा सर? हाँ बच्चे, आज ही हो जाएगा, आज ही हो जाएगा बच्चे, बहुत ज्यादा है ही नहीं। नोबल एलिमेंट, नोबल गैसेस है, रिएक्ट ही कम करते हैं, मजबूर है बेचारे। हाँ बच्चों, ये तो मैं चैप्टर ऐसा है, मैं बैठकर पढ़ा सकता हूँ। ये सबसे अच्छा पार्ट है पूरे पी ब्लॉक का। इसके एलिमेंट्स हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, ऑग्रेसॉन, ओजी। ठीक है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनेसॉन। ऑर्गेनेसॉन एटॉमिक नंबर 118। और पीरियडिक आज तक जो हमें एलिमेंट पता है, उन एलिमेंट्स में ये
लास्ट एलिमेंट है पीरियडिक टेबल का, इससे हायर एटॉमिक नंबर का कोई एलिमेंट नोन नहीं है या ना ही बनाया गया है। दूसरी बात इसके सारे के सारे ग्रुप और सारे के सारे पीरियड कौन से भरे हुए हैं? फिफ्थ शेल पूरा भरा हुआ है, इसका फिफ्थ शेल पूरी तरह से भरा हुआ है। सिक्स्थ और सेवंथ शेल में अगर हम बात करें तो सेवंथ शेल में एस सब शेल और पी सब शेल भरी हुई है, डी और एफ में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक, नोबेल कन्फिगुरेशन है सभी का, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन NS2 NP6 होता है, हीलियम को छोड़कर हीलियम में NS2 होता है। ये सारे के सारे नेचर में गैसियस फॉर्म में होते हैं, मोनोएटॉमिक होते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? इनर्ट गैसेस या नोबेल गैसेस या दोनों? दोनों नहीं कहलाते बच्चों। अगर आपको एग्जाम में इनर्ट गैस लिखा हुआ मिल जाए तो टिक मत करना, गलत आंसर हो जाएगा। ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर नोन एज नोबेल एलिमेंट्स और नोबेल गैसेस। These elements are not inert in nature, रिएक्ट करते हैं। इसीलिए ये वो जो कहानी है ना इनर्ट एलिमेंट्स की या इनर्ट गैसेस की, ये पुरानी कहानी है, इसलिए कभी भी इनर्ट मत कर देना, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, जो रेडॉन है, रेडॉन किसके डिके से मिल रहा है? हमारा रेडियम के डिके से मिल रहा है। क्या है क्या यार ये? करना क्या है यार, इसे क्या चाह रहा है? वो तो रिकॉर्डिंग पे पहुंच जाएगा। अब ये चल पड़ा। चलो चला गया एट लास्ट। एयर में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नोबल एंड इनर्ट? भारतीय नोबेल का मतलब है कि आदर्श छात्र हैं। अगर मैं बात करूं, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, केमिस्ट्री में इतनी पका रहा हूं उसके बाद भी तुम मेरे साथ जुड़े हुए हो, कनेक्टेड हो, पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आदर्श स्टूडेंट हो। ठीक है, इसका मतलब क्या ये है कि आप रिएक्ट नहीं करते किसी गलत चीज को, या करते हो? करते हैं सर। हो सकता है मैं कोई चीज गलत टाइप कर देता हूं तो आप मुझसे कहते हो ना सर ये गलत टाइप हो गया, तो आप इनर्ट तो नहीं हो ना, रिएक्ट तो करते हो लेकिन गलत चीजों के लिए। तो वैसे ही ये एलिमेंट ऐसे हैं, अगर हम जीनोन की बात करें तो जीनोन कंपाउंड फॉर्म करता है या नहीं करता है? केमिकल बॉन्ड में पड़ा था। केमिकल XeF4 XeO2 F2 XeO3 ये सब कंपाउंड बनाता है। तो कंपाउंड तो बना रहे हैं, कंपाउंड तो ये बना रहे हैं, लेकिन मतलब इसका मतलब ये इनर्ट तो नहीं है। इनर्ट होते तो ये कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं करते। नोबेल है क्यों? क्योंकि इनका कन्फिगुरेशन कैसा है? नोबेल कन्फिगुरेशन है, पेट भरकर बैठे हैं, मतलब आपकी जितनी डाइट है आपने किसी पार्टी में जाकर उतना खाना खा लिया तो आप नोबेल हो, बहुत अच्छे हो, फालतू आपने कोई चीज वेस्ट नहीं की। इसका मतलब ये नहीं है इनर्ट हो, मौका मिलेगा तो। सर रेडॉन कहाँ मिलता है बच्चे? रेडॉन यार रेडियो एक्टिव डिके की प्रोसेस में बनता है, मिलता कहीं नहीं है नेचर में, फ्री स्टेट में नहीं मिलता, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, रेडियो एक्टिव है, हाफ लाइफ कम है, इसलिए ये डिके कर जाता है। ठीक है सर। हाँ बच्चे। सर इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं? नहीं, सारे के सारे रिएक्ट नहीं करते। कौन कौन से नहीं करते? हीलियम रिएक्ट नहीं करता, नियॉन रिएक्ट नहीं करता, आर्गन रिएक्ट नहीं करता। सर तो इन तीनों को तो इनर्ट कह सकते हैं? इन तीनों को इनर्ट कह सकते हैं, लेकिन बच्चे इनर्ट तो तब कहेंगे जब रिएक्ट ना करे। अभी तक इनका कोई कंपाउंड नोन नहीं है, हो सकता है इन फ्यूचर कोई इनका कंपाउंड बना लिया जाए।
सर तो मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम मतलब इसके किसी भी एलिमेंट को इनर्ट कहेंगे ही ना? नहीं, किसी को नहीं कहेंगे इनर्ट। ठीक है सर। ठीक है, हाँ इनर्ट टाइप का एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब वो उस एटमॉस्फेयर में रिएक्शन नहीं हो रही है बस, तब इनर्ट कंडीशन कह देंगे। ठीक है, जैसे सर अगर, वो कैसे पॉसिबल है? अरे सीधा बता रहा हूं, हम अगर पानी में तैरने जाएं, डीप सी डाइव के लिए जाएं, स्कूबा डाइव करने के लिए जाएं, तो वो गैस सिलेंडर लेकर जाते हैं ना ऑक्सीजन का, यस सर। तो उसमें ऑक्सीजन ही होती है या ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी होती है? नाइट्रोजन भी होती है। नाइट्रोजन भी होती है। अब अगर मुझे डीप सी डाइव करनी है, गहरे पानी में नीचे तक जाना है, पानी में ज्यादा गहराई तक उतरना है, तब मैं नीचे जाऊंगा उसी गैस सिलेंडर को लेकर, लेकिन एक दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी कि जैसे जैसे मैं पानी में नीचे जाऊंगा मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा या नहीं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा ना, पानी के कॉलम का मास भी बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो पानी प्रेशर अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी गैसेस की बढ़ जाएगी ब्लड में या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। तो जो नाइट्रोजन गैस उस सिलेंडर में है वो मेरे ब्लड में डिसॉल्व होगी या नहीं? हो जाएगी सर। हो जाएगी। कम होगी। अगर वो नाइट्रोजन गैस मेरे ब्लड में डिसॉल्व हो गई और मैं बाद में पानी से बाहर आने लगूं, तो वो नाइट्रोजन मेरे ब्लड से निकलने की भी तो कोशिश करेगी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। जब मैं ऊपर की तरफ आऊंगा प्रेशर कम होगा तो अब वो जो नाइट्रोजन गैस मेरे ब्लड से बाहर निकलना चाह रही है वो मेरी वेन्स में छोटे छोटे बबल्स के फॉर्म में फंस गई। क्या होगा बच्चों? डेथ। डेथ। यार सीधे मार दो तुम। सर हार्मफुल तो हो गया ही सर। हाँ, हार्मफुल ये होता है बच्चों, बेंड्स बन जाते हैं बीच बीच में ना, गैप, वो बेंड बन गए। जैसे हमने किसी चीज को मोड़ दिया तो उसमें ब्लड की सप्लाई हैम्पर हो जाएगी ना। अब ब्लड अपने प्रेशर से उस बेंट को या उस बबल को आगे की तरफ धक्का मारेगा। अब वो धक्का मारेगा तो उसमें पेन होगा, तो बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होता है बेंट्स की वजह से, उन नाइट्रोजन बबल्स की वजह से बहुत ज्यादा पेन होता है। कैंसर नहीं होगा बच्चे, कैंसर नहीं होगा, पेन होगा। तो उस पेन, वो पेन ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, एक ऐसी गैस डाल दें ऑक्सीजन के साथ जो पानी हमारे ब्लड में कम से कम डिसॉल्व हो। तो हम कौन सी गैस लेते हैं? तो जब भी डीप सी डाइव के लिए जाते हैं तो नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होता, वो हीलियम से डाइल्यूटेड ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। समझ में आ गया बच्चों? चलो, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हमारा नोबेल एलिमेंट में कौन सा है? आर्गन है। और आर्गन और नियॉन का यूज किया जाता है उसमें साइन बोर्ड में, जो बड़ी फैसिनेटिंग लाइट के साइन बोर्ड होते हैं उनमें आर्गन और नियॉन का यूज किया जाता है। स्किन पर ब्लू कलर के स्पॉट हो जाते हैं। पर भारतीय मुझे नहीं पता है ब्लू कलर के स्पॉट स्किन पर हो जाते हैं नहीं, जिसके बारे में मैं कोई आइडिया नहीं रखता हूं। चलो नेक्स्ट, कोई भी प्रॉपर्टी एबनॉर्मल नहीं है बच्चों, कोई भी प्रॉपर्टी एबनॉर्मल नहीं है। जरा ध्यान से देखो, कोई एबनॉर्मल नहीं दिख रही है ना? यस सर। तो बस हमें कोई इसमें याद रखना नहीं है, अगर कभी भी ट्रेंड पूछा जाएगा तो नॉर्मल ट्रेंड है वही बताना है। तो सर क्वेश्चन आते हैं इससे जब कोई सारी नॉर्मली ट्रेंड है तो बच्चे, हाँ मतलब कोई क्वेश्चन के टाइप हाँ बच्चे क्वेश्चन आते हैं, इस बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि नहीं आएगा, आ सकता है। और अगर जेई में एडवांस में ये क्वेश्चन पूछ लिया ना डेंसिटी का या आयनाइजेशन एंथैल्पी का, तब उस क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। उसका कारण ये होगा कि एग्जाम में बैठे हुए ना सबसे पहले यही सोचोगे आईआईटी ने एडवांस में ये क्वेश्चन पूछा है तो नॉर्मल तो नहीं पूछा होगा, कुछ तो एबनॉर्मल होना चाहिए इसमें। यस सर। तो उस समय एग्जामिनर आपके दिमाग से खेलेगा।
सर हाँ बच्चे, सर जी एडवांस में जैसे क्वेश्चन पूछते हैं मतलब तो ये सीधा डायरेक्ट वैल्यूज पूछते हैं क्या एटॉमिक रेडियस बताओ क्या बच्चे? या फिर बच्चे सर वॉइस ये क्लियर, डायरेक्ट वैल्यूज बच्चे हाँ दोबारा पूछो, वॉइस क्लियर नहीं है। अब आ रही है सर? हाँ बच्चे बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था सर जी एडवांस में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं क्या एटॉमिक रेडियस ऑफ हीलियम या फिर आयनाइजेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ दिस एटम ये बताओ मतलब बच्चे मेडिकल बच्चे एक पीयूष सीधी सी बात समझो, आज तक जेई एडवांस में कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है और आज तक इससे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए विच ऑर्डर इज इनकरेक्ट और आपको 4 ऑर्डर दे दिए जाए पी ब्लॉक से ही और उसमें एक इसका भी हो, तो आपके गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे चारों में से गलत कौन सा वाला है। समझ रहे हो बच्चे? यस सर। सर इसको याद करने की कोई ट्रिक वगैरह कुछ है सर? ना बच्चे इन दो क्वेश्चन बच्चे कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट एबनॉर्मल है, जीनोन का बॉइलिंग पॉइंट कम दिखा रखा है। हाँ बच्चे जीनोन का कम होता है, जीनोन का बॉइलिंग पॉइंट का। बच्चों एक बार एनसीईआरटी हो तो जरा चेक कर लेना बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया है जीनोन का? 165 और इसका 199, इससे पहले क्रिप्टन का। बच्चे ये गलत लिखा है 119.7। गुंजन बच्चे ये गलत लिखा है, 199 नहीं है, 119.7 है। कोई एबनॉर्मल नहीं होता बच्चे, इसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। क्लियर है बच्चों? यस सर। चलो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। बच्चों नोबल कॉन्फ़िगरेशन है तो इनकी रिएक्टिविटी हाई होगी या लो होगी? लो लो होगी। नो चैतन्य 108.1, किसी बच्चे ने मुझे यहीं पर देखकर बताया 109.1। जो भी है आप चेक कर लेना, मतलब जो भी है बच्चे वो एक ही बात है। मतलब ऑर्डर हमारा हमेशा नॉर्मल ही रहेगा, कोई एबनॉर्मलिटी दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, मेरा कंसर्न ये है कि इसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। वो वैल्यूज जो है वो किसी ने लिख कर दी है, मतलब जिनसे भी टाइप करवाया है, तो टाइपो मिस्टेक है, उसको मैंने मान लिया। क्योंकि जिस क्या नाम है, गुंजन ने कहा था कि सर बॉइलिंग पॉइंट एबनॉर्मल दिख रहा है, वो एबनॉर्मल नहीं होता, तो वो मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या देख रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज में नोबल कॉन्फ़िगरेशन है, चेक कर ले। हाँ बच्चे चेक कर लेना बुक से। नोबल कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। दूसरी बात, अगर हम क्रिप्टन की बात करें और जीनोन की बात करें तो एक चीज देखते हैं, जीनोन की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ऑक्सीजन के बराबर होती है। देखना जीनोन की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है और ऑक्सीजन की 1175। तो ऑक्सीजन की अगर आयनाइजेशन और क्रिप्टन की बराबर है तो ऑक्सीजन की तरह जीनोन भी तो आयनाइज हो सकता है और रिएक्ट कर सकता है। इसीलिए जीनोन बहुत सारे अलग अलग तरह के कंपाउंड फॉर्म करता है। अगर हम क्रिप्टन की बात करें तो क्रिप्टन केवल आज के दिन में KrF2 एक कंपाउंड है जो बनाता है, जो हम पिछले बहुत सालों से बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं। कुछ और भी कंपाउंड है जो बने हैं लेकिन वो हमारी बुक का और सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो डोंट गो फॉर रिसर्च कि सर हम देखें और कौन कौन से कंपाउंड इसके हैं। हमें केवल बुकिश होना है, बुक के बियॉन्ड हमें कोई नई चीज नहीं ढूंढनी है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं जीनोन के जो कंपाउंड हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी प्रिपरेशन क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले बात करते हैं XeF2 की, जीनोन डाइफ्लोराइड। हमने सिंपल सा काम किया, जीनोन की फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करा ली,
कंडीशन कौन सी लगाई, 873 या 600 डिग्री सेल्सियस 1 बार प्रेशर है, मोनल मेटल लिया। मोनल मेटल जो होती है बच्चों, मोनल मेटल जो है कॉपर और निकेल का एलॉय होता है, इसमें कुछ अमाउंट, कुछ क्या ढूंढ रहा है बच्चे, 600 डिग्री सेल्सियस या 873 केल्विन, ठीक है। कॉपर और निकेल का एलॉय है जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनल मेटल। और बच्चों ये मोनल मेटल से रिलेटेड एक बार जेई में क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी कि व्हाट इज मोनल मेटल, तो जेई में पूछा गया है, तो मतलब आपको एनटीए में पूछे जाने के चांसेस हैं। एनटीए आपका जो जेई मेंस है उसमें पूछे जाने के चांसेस हैं कि कौन सा ऐसा एलॉय है जो कॉपर का नहीं है, ये पूछा जा सकता है, या जिसमें कॉपर नहीं होता। तो मोनल मेटल हो गया, ब्रास हो गया, ब्रास में क्या होता है, कॉपर और जिंक होता है, ब्रॉन्ज होता है, कॉपर और टिन होता है, और कौन सा होता है बच्चों, शोल्डर होता है, शोल्डर होता है, लेड और टिन होता है। तो बच्चों ये कुछ एलॉयज आपको याद करने हैं, ठीक है। तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा, आपको 4 नाम दे दिए, मोनल मेटल, ब्रास, ब्रॉन्ज और शोल्डर, विच इज नॉट एन एलॉय ऑफ कॉपर, दैट इज शोल्डर, या कोई और एलॉय आपको दिया जा सकता है, तो आप ऑड वन आउट करके भी इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर वॉल्यूम रेशो कितना है, 2:1, अगर वॉल्यूम रेशो चेंज हो जाएगा तो हायर फ्लोराइड या हायर कंपाउंड फॉर्म हो जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, जीनोन की O2F2। बच्चों मैंने प्रीवियस वाले ग्रुप में एक चीज कही थी, O2F2 एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है। अगर जीनोन की O2F2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो जीनोन का फ्लोराइड बन रहा है, XeF2 बन रहा है, और साथ में ऑक्सीजन गैस निकल जा रही है, ठीक है। अगर हम जीनोन की फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, यहाँ मोनल मेटल की प्रेजेंस में 600 डिग्री सेल्सियस 1 बार था। अगर मरकरी आर्क लेते हैं, मरकरी आर्क या मरकरी स्पार्क लेते हैं, उसकी प्रेजेंस में कराते हैं, तब भी XeF2 फॉर्म होता है। तो हमारे पास मेनली 2 रिएक्शन देखने को मिल रही है, जीनोन की फ्लोरीन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ मोनल मेटल, और दूसरी है जीनोन की O2F2 के साथ रिएक्शन, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, O2F2 इज फ्लोरिनेटिंग एजेंट। तो यहाँ पर दोनों ही केस में क्या बन रहा है, O2F2 वो XeF2 फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट बच्चों, इसका आप स्ट्रक्चर बता सकते हो, XeF2 का स्ट्रक्चर क्या होगा और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। XeF2 में जीनोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा तो शेप कैसा हो जाएगा, लीनियर होगा। पोलर नॉन पोलर, sp3d नहीं होगा, हाँ sp3d होगा बच्चे। जीनोन इज sp3d hybridized, linear and non-planar। नॉन प्लेनर कह रहा हूं, नॉन पोलर, लीनियर एंड नॉन पोलर। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज की बात करें, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, 298 केल्विन पर यह सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, सबलाइम कर जाता है, ठीक है। अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो पंजेंट ऑर्डर देता है, ठीक है, और HF में हाईली सॉल्युबल है। दिस इज स्टोर्ड इन वेसल मेड अप ऑफ मोनल मेटल। किस में स्टोर कर रहे हैं, अगेन मोनल मेटल के कंटेनर में इसको स्टोर कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये डिकम्पोज होकर फ्लोरीन देगा और फ्लोरीन रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए एक ऐसे कंटेनर में रखते हैं जहां पर ये रिएक्ट ना कर पाए, ठीक है। रिएक्शन विद हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन फ्लोरीन को लेकर चला जाएगा और जीनोन अलग हो जाएगा, तो Xe + HF बन जाएगा। मीन्स अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, जीनोन को, हाइड्रोजन खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो जीनोन को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है ना। यस सर। जीनोन को रिड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट सर, एक्सी लीनियर क्यों होगा, उसमें लोन पेयर भी होंगे तो बेंड तो करेगा वो। कितने लोन पेयर होंगे बच्चे, सर 1-2 तो होंगे मतलब। अरे यार sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो टोटल बॉन्ड पेयर, टोटल पेयर कितने हो जाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो sp3 एक S है, 3 P है, 1 D है,
तो 5 टोटल पेयर होंगे ना, यस सर। और कितने फ्लोरीन जुड़े हुए हैं? 2। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? 2। लोन पेयर कितने रह जाएंगे? 3। 3। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, और 3 लोन पेयर कहां जाएंगे? एक्सियल पोजीशन या इक्वेटोरियल या कहीं भी जा सकते हैं? एक्सियल। एक्सियल, शाबाश बच्चे। सर इक्वेटोरियल। तीनों के तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन में चले जाएंगे। तो ऐसा हो जाएगा एक्सी एफ एफ, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, ये हो जाएगा स्ट्रक्चर बच्चे। ठीक है, ओके सर। हाइड्रोलाइसिस करें। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अगेन फ्लोरीन H+ के साथ चला जाएगा, तो HF बना लेगा। फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ चला गया, जीनोन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली एकदम रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगी और जीनोन अलग हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। अदरवाइज अगर हम नॉर्मल केसेस में देंगे हाइड्रोलाइसिस में, तो फ्लोरीन किसके साथ जाता? H+ के साथ, और OH किसके साथ जाता? दूसरा एलिमेंट जो होता सेंट्रल एटम, उसके साथ OH जाता। क्योंकि जीनोन की रिएक्टिविटी बहुत कम है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत लो है, रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई है, इसलिए जीनोन रिड्यूस होना पसंद करेगा और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब इसमें ना तो कैटायन की प्रेजेंस हो रही है ना एनाइन की प्रेजेंस हो रही है, तो नाइदर कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस नॉर एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, ना तो कैटायन से इसे रिएक्ट मतलब रिएक्शन को इनिशिएट करवा रहे हैं ना एनाइन से, ना तो ये कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस है ना ही एनायनिक हाइड्रोलाइसिस है। ठीक है, ये कोवेलेंट है जो किसकी तरह हाइड्रोलाइज हो रहा है, जैसे हमारा कोवेलेंट मॉलिक्यूल PCl3 हाइड्रोलाइज होता है। ठीक है, तो जीनोन के पास वो फ्लोरीन क्या लेगा? H+ आयन ले लेगा, अलग हो जाएगा, और ये जीनोन अपने आप में किस फॉर्म में निकल आएगा? रिड्यूस्ड फॉर्म में निकल आएगा। ठीक है, अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं NaOH की प्रेजेंस में, एल्कली की प्रेजेंस में, तो ये काम थोड़ा फास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सोडियम मेटल की फ्लोरीन के साथ एफिनिटी ज्यादा होती है। क्या कह रहा हूं बच्चों? सोडियम मेटल की फ्लोरीन के साथ रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। और दूसरा, ये जो HF है, एक चीज देखना बच्चों, यहां पर हमने एक चीज लिखी थी, जीनोन का फ्लोराइड, हाँ, dissolves in water to give solution with a pungent odor and soluble in HF liquid। HF में क्या है? ये soluble है ना, तो अगर मैं जीनोन की वाटर के साथ रिएक्ट कराता हूं, ना तो कैटायनिक ना एनायनिक हाइड्रोलाइसिस कराऊं, तो HF बनेगा, और HF इस XeF2 को डिसॉल्व करके रखेगा, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन अगर NaOH लेता हूं तो इस रिएक्शन में HF फॉर्म ही नहीं होगा, और HF फॉर्म नहीं होगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस हम कर रहे हैं, अगर प्योर केवल वाटर से करते हैं तो रिएक्शन स्लो होती है, अगर NaOH से या एनायनिक बेस की एल्कली की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तब ये कैसी होती है? फास्ट हो जाती है। ना तो ये कैटायनिक है ना ही एनायनिक है। नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देखना बच्चों, अभी मैंने क्या कहा था? जीनोन का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई होता है। देखना, जीनोन का +2 स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन पोटेंशियल इसका क्या है? बहुत हाई है। और रिडक्शन पोटेंशियल हाई होने की वजह से किस फॉर्म में रहना पसंद करेगा? ऑक्सीडाइज फॉर्म में या रिड्यूस्ड फॉर्म में? रिड्यूस्ड। और अगर ये रिड्यूस्ड फॉर्म में रहना पसंद करेगा तो Xe के फॉर्म में रहेगा, तो रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। अरे बच्चे, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी ना जीनोन की। यस सर, जीनोन के लिए बात कर रहा हूँ, जीनोन की रिएक्टिविटी तो कम होगी ना। यस सर। नेक्स्ट है इट ऑक्सीडाइजेस हैलाइड, किसको छोड़कर? फ्लोराइड को, फ्लोराइड को छोड़कर, टू रेस्पेक्टिव हैलोजेंस।
क्या कर रहे हैं, XeF2 अगर HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है तो जीनोन तो निकलेगा, HF भी निकलेगा, और क्लोरीन हमारी क्या हो गई, फॉर्म हो गई। तो क्लोराइड Yes, sir. क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, लेकिन फ्लोराइड अगर होता, HF होता, तो उसमें तो डिसॉल्व हो जाता ना, उसको ऑक्सीडाइज तो नहीं कर पाता। क्यों बच्चों? Yes, sir. तो Yes, sir. क्लोराइड को क्लोरीन में, ब्रोमाइड को ब्रोमीन में, आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज करता है। Yes, sir. Yes, अब sir. अब बच्चों एक चीज देखो, BrO3 माइनस, इसका नाम क्या होगा, NaBrO3, HBrO3, नाम क्या क्या होंगे बच्चों, HBrO3 ब्रोमिक एसिड होगा, Yes, sir. ऑक्साइड ऑफ ब्रोमीन। अगर उसका सॉल्ट लेते हैं या उसका एनाइन लेते हैं तो ब्रोमेट आयन होगा। Yes, sir. और HBrO4 होता या BrO4 माइनस होगा, पर ब्रोमेट आयन कहलाएगा। Yes, sir. तो ये क्या है, खुद इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या नहीं। अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये किसको, ब्रोमेट को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है, किसमें, पर ब्रोमेट में। बात समझ में आ गई। Yes, sir. दूसरा, Ce+3 को Ce+4 में, सीरियम+3 को सीरियम+4 में भी ऑक्सीडाइज कर रहा है, और दोनों ही BrO3 माइनस और Ce3+ अपने आप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके बावजूद भी उनसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ब्रोमेट को पर ब्रोमेट में और सीरियम+3 को +4 में ऑक्सीडाइज कर देता है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो ये दो तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एक तो फ्लोरिनेटिंग एजेंट है और दूसरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड XeF4, पहले 2:1 का रेशो लिया था, अब रेशो को हमने बढ़ा दिया, फ्लोरीन का रेशो। ठीक है, अब फ्लोरीन का रेशो बढ़ा दिया, टेम्परेचर 873 केल्विन पहले था, अभी भी सेम रखा। पहले प्रेशर 1 बार था, अब हमने प्रेशर बढ़ा दिया। पहले मोनल मेटल ली थी, अब हमने केवल निकल ट्यूब ली है। और इन कंडीशंस में जीनोन क्या बना रहा है, XeF4 बना रहा है। बच्चों कंडीशन सेम है, निकल की जगह मोनल मेटल की जगह हमने निकल ले लिया, कॉपर को हटा दिया। प्रेशर 1 बार था, 1 बार हटाकर हमने कितना कर दिया, 7 बार कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया। और फ्लोरीन की कंसंट्रेशन या फ्लोरीन का रेशो बढ़ाया है, तो उस कंडीशन में XeF2 बनने की जगह क्या बन रहा है, XeF4 बन रहा है। ठीक है, अगर XeF4 की बात करें तो बच्चों ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जीनोन का, XeF4 में जीनोन का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2. sp3d2, वेरी गुड बच्चे। शेप कैसा होगा, sp3d2 है, बिल्कुल सही है। जीनोन के 8 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन 4 हैं, 8 4 12, 2 से डिवाइड कर दो, 6 बचे। 6 का मतलब है 1 s 3 p 2 d, sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। शेप कैसा होगा इसका, ज्योमेट्री मैं बता सकता हूं, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर, प्लेनर, बाई पिरामिडल। बच्चे बाई पिरामिडल कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लोन पेयर तो हमें शेप में दिखाई नहीं देगा ना, तो हम क्या कहेंगे इसको, एक स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो कैसा है ये, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, 298 केल्विन पर सब्लाइम होता है, पहले भी वो भी 298 पर सब्लाइम कर रहा था। इट इज सॉल्युबल इन CF3COOH, मींस फ्लोरोएसिटिक एसिड में, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व हो जा रहा है। हाइड्रोलाइसिस अगर हम कराएं तो वायलेंटली, क्योंकि बच्चों जीनोन का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है ना, ये देखो जीनोन का +2.64 है ना रिडक्शन पोटेंशियल। Yes, sir. वो कहां से, +2 से 0 में है, अगर +4 से 0 में करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, Yes. तो और वायलेंटली रिएक्ट करेगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इट अंडरगोज सब्लिमेशन, soluble in, it undergoes violently hydrolysis and hence
मॉइस्चर मस्ट नॉट बी प्रेजेंट ड्यूरिंग इट, मस्ट नॉट बी, तो अच्छा नो मॉइस्चर लिखा है, हेंस नो मॉइस्चर मस्ट बी प्रेजेंट, नो मॉइस्चर मस्ट बी प्रेजेंट ड्यूरिंग इट्स प्रिपरेशन। मॉइस्चर अगर है तो वायलेंटली रिएक्ट करेगा, XeF4 वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, डिसप्रोपोर्शनेट हो रहा है, Xe बना रहा है और XeO3 बना रहा है। बच्चों पहले वाले XeF2 में क्या बना रहा था, केवल Xe बना रहा था, डिसप्रोपोर्शनेट नहीं हो रहा था, केवल और केवल जीनोन क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था। XeF4 में जीनोन क्या हो रहा है, डिसप्रोपोर्शनेट हो रहा है, XeF4 बना रहा है और Xe बना रहा है और XeO3 बना रहा है, जहां जीनोन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। XeO3 कैसा है, व्हाइट सॉलिड है, एक्सप्लोसिव कंपाउंड है ड्राई कंडीशंस में, ठीक है सर हाँ बच्चे, सर जेनॉन जो है वो तो नोबल गैस है, हाँ बच्चे तो बिल्कुल है। सर उसका ड्राई ऑक्साइड जो है वो एक्सप्लोसिव क्यों है? एक्सप्लोसिव क्यों है बच्चे, अगर ये नोबल एलिमेंट है, अगर ये टूटेगा तो टूटना आसान है या मुश्किल है, जीनोन ज्यादा स्टेबल है, XeO3 ज्यादा स्टेबल है, क्यों बच्चों, जेनॉन। जीनोन Xe ज्यादा स्टेबल है। यस सर। अच्छा, अब दूसरी चीज, मतलब XeO3 जब Xe और +O2 में कन्वर्ट होगा तो आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा ना, कम एनर्जी चाहिए। यस सर। दूसरा O2 बनेगा तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेंगे, यस सर। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी ज्यादा है, तो प्रोसेस कैसी हो जाएगी, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। और साथ में XeO3 का एक मॉलिक्यूल अगर टूटता है तो लगभग 2.5 मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे, एक मॉलिक्यूल Xe और 1.5 मॉलिक्यूल O2 के, यस सर। तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ रहे हैं, एक्सोथर्मिक भी है, तो क्या ये एक्सप्लोसिव की तरह बिहेव करेगा या नहीं, करेगा सर। ठीक है। XeO3 NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, सोडियम जीनेट बना रहा है, NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है बच्चों, सोडियम जीनेट, NaHXeO4 जो है जीनेट आयन होता है, इसको बच्चों याद करना है, HXeO4 माइनस जो है वो जीनेट आयन है, NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, जीनेट सॉल्ट बना रहा है, वाटर सॉल्युबल होता है। जीनेट आयन जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है XeO6 4 माइनस में और Xe में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। जीनिक एसिड H2XeO4, बच्चों Na हटाकर H लगा दिया जाए, H2XeO4 हो जाएगा ना जीनिक एसिड। जीनिक एसिड कैसा एसिड है, एक वीक एसिड है, बहुत वीक एसिड है, क्लियर है बच्चों। यस सर। सर तो अगर फोर्थ वाली रिएक्शन में अगर मैं बेस को एक्सेस में ले लूं तो फिर XeO6 4 माइनस बन जाएगा ना। क्या बन जाए, क्या बन जाएगा सर मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं बेस को जो फोर्थ वाली रिएक्शन में अगर हाँ। बेस को एक्सेस में ले लेता हूँ हाँ, तो फिर वो डायरेक्टली Na4XeO6 बन जाएगा। Na4XeO6, हाँ बच्चे बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है। सर बट अभी भी बेसिक मीडियम नहीं था पीछे वाले केस में। ये वाला देखो NaOH है तो बेसिक मीडियम होगा, हाँ सर। और यहाँ पर भी OH आयन है तो मीडियम कैसा रहेगा, बेसिक। सर तो फिर हमें XeO3 प्लस NaOH को डायरेक्टली Na4XeO6 नहीं करना चाहिए। बच्चे दो स्टेप में प्रोसेस हो रही है ना, वेरी वीक एसिड है तो अच्छा। पहले एक H प्लस से आएगा, फिर दूसरी बार में दूसरा H प्लस जाएगा ना। ठीक है सर। जीनोन ट्राइफ्लोराइड, अब बच्चों जीनोन ट्राइफ्लोराइड में रेशो देखना 1:20 है, फ्लोरीन बहुत ज्यादा हो गया, प्रेशर हमने बहुत ज्यादा कर दिया, पहले 7 बार था अब 70 बार कर दिया, 1 से 7 किया था 7 से 70 बार कर दिया, प्रेशर बहुत बढ़ा दिया, टेम्परेचर रिलेटिव भी थोड़ा कम किया है, पहले 873 था अब 573 है, क्या बन गया, XeF6 बन गया। या दूसरा तरीका क्या है, O2F2 जो एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट है हमारा, वो XeF4 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, XeF6 प्लस O2, ठीक है। Yes, sir. अच्छा,
HF जो है तीनों के लिए बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, तीनों HF में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो HF का एक यूज हमें पता चल गया। HF किस काम आता है? ज़ीनॉन के फ्लोराइड को डिसॉल्व करने के लिए काम आता है। येलो लिक्विड, इट गिव्स येलो लिक्विड एंड ऑन मेल्टिंग, वेयर एज अदर फॉर्म व्हाइट लिक्विड ऑन मेल्टिंग। पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अच्छा बच्चों, अगर सीधा सा बात ये कहे कि आपको XeF2, XeF4, XeF6 में डिफरेंशिएट करना है, कौन सा XeF6 है, तीनों को मेल्ट करके देख लिया, जो येलो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा वो XeF6 होगा, जो येलो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है वो XeF4 और XeF2 है। ठीक है बच्चों, और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन गैस का कलर कैसा होता है? येलो है। तो XeF2 और XeF4 में कन्वर्ट होगा, थोड़ी बहुत फ्लोरीन बनेगी जो डिकम्पोज होने से बन रही है, और उसकी वजह से ये लिक्विड को कौन सा कलर दे देगा? येलो कलर दे देगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। हाइड्रोलाइसिस करें, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो HF निकल जाएगा और XeO3 बन जाएगा, व्हाइट सॉलिड बन जाएगा। अगेन अगर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो XeF6 क्या बना लेगा? XeOF4 बना लेगा, कलरलेस सॉलिड। अगर सिलिका से रिएक्शन करा रहे हैं तो SiF4 बन जाएगा, क्योंकि सिलिकॉन की फ्लोरीन के साथ एफिनिटी ज्यादा होती है, SiF4 बन जाएगा और XeOF4 में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्मल डिकम्पोजिशन कराएं बच्चों। देखना अभी मैं क्या कह रहा था, यहाँ पर ये लिक्विड कैसा है? येलो लिक्विड है ना ये, यस सर। और Yes, येलो sir. लिक्विड मैंने किसकी वजह से बताया? फ्लोरीन की वजह से। अगर हम इसे थर्मली डिकम्पोज करते हैं तो XeF6 डिकम्पोज होकर XeF2, XeF4 और फ्लोरीन गैस दे रहा है। यस तो सर। अगर हम इसे गर्म करते हैं, XeF6 को मेल्ट करते हैं, तो मेल्ट करने के बाद के टाइम पर थोड़ा सा XeF6 डिकम्पोज हो रहा है XeF2, XeF4 में, और साथ में थोड़ा सा फ्लोरीन बन रही है, वो उसमें लिक्विड में डिसॉल्व फॉर्म में है, जिसकी वजह से येलो कलर अपीयर होता है। ठीक है, XeF2 और XeF4 थर्मली डिकम्पोज नहीं होते, इसलिए हमें क्या मिलता है? यहाँ पर येलो कलर का लिक्विड मिल जाता है। ठीक है, और XeF2 और XeF4 येलो कलर क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि वो थर्मली डिकम्पोज नहीं होते। क्लियर है बच्चों? सर अभी कितना कंटेंट और बचा है बच्चे? हार्डली 3-4 स्लाइड बची है सूर्यांश, ठीक है सर। हार्डली 3-4 स्लाइड बची है। मैं भी थक चुका हूं बच्चों, मैं भी बैठ गया हूं। इतना मैं भी समझता हूं बच्चों, एग्जॉस्टिव है, बहुत ज्यादा है, लेकिन ये एक ऐसा पार्ट है जो बहुत सिंपल सा है, पढ़ने में बहुत ज्यादा पेन नहीं लेना पड़ रहा है समझने में। एक बात और, हाँ आज तुम ना एक तरह से गंगा नहा रहे हो। इनऑर्गेनिक का सबसे लेंदी चैप्टर जो है वो खत्म हो रहा है और सबसे बोरिंग चैप्टर खत्म हो रहा है। और वो भी हार्डली 1.5 वीक में, तो सबसे बड़ी बात है। ज़ीनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड, ज़ीनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड कौन सा है? XeO3। कैसे बनाया? XeF4 के हाइड्रोलाइसिस से डिस्प्रोपोर्शनेट होकर, या XeF6 के हाइड्रोलाइसिस से। दोनों रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले, अभी पीछे ये दोनों रिएक्शन हमने देखी है बच्चों। XeF4 का हाइड्रोलाइसिस कर रहे थे तब ये XeO3 बन रहा था। XeF6 का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तब भी XeO3 बन रहा है। XeF6 का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस अगर कर दिया जाए तो XeOF4 बनेगा, और फर्दर हाइड्रोलाइसिस किया है तो XeO2F2 बनेगा। ठीक है, ऑक्सोफ्लोराइड देते हैं। बाकी ये एक्सप्लोसिव है, ये बात ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। यूजेस देख लो और कहानी खत्म, ये तुम पढ़ लो। कोई डाउट हो मुझसे पूछ लो। सर नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे सर। अरे नहीं, अभी पढ़। सर बट पी ब्लॉक वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ऑलमोस्ट। वेरी गुड बच्चे, अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। सर हाँ। सर एक ही समझ नहीं आ रही। हाँ सर, बच्चे। जैसे हमने कहा कि नोबल गैसेस को हम इनर्ट गैसेस नहीं कहते सर, लेकिन हाँ। जैसे आपने स्टार्टिंग में भी कहा था और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो नोबल गैसेस हैं वो इनर्ट एनवायरनमेंट
प्रोवाइड करती है। हाँ सर तो ये जो चीज है ना, ये चीज समझ नहीं आ रही अच्छा, कि वो इनर्ट भी नहीं है और वो इनर्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चे एक बात बताओ, तुम और तुम्हारे 4-5 दोस्त हैं, वो किसी एक पब्लिक गैदरिंग में जाते हैं, वहां पर किसी से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, उस पब्लिक गैदरिंग के लिए क्या हो आप? इनर्ट हो या नहीं? यस सर। अगर बाई चांस मैं आपसे मिलने आता हूं और आप 5-6 दोस्त एक साथ हो और आप मेरे से इंटरेक्ट नहीं करते हो, मुझसे बात नहीं करते हो, तो मेरे लिए जो एनवायरनमेंट है आपके साथ वो कैसा रहेगा? एक्टिव या इनर्ट? इनर्ट। इनर्ट। तो मुझे एनवायरनमेंट कौन सा मिला? इनर्ट एनवायरनमेंट। क्या लेकिन Yes. आप क्या किसी से इंटरेक्ट करते हो या नहीं करते हो? सर अगर एक और दोस्त आ गया तो इंटरेक्ट कर लेंगे। अब सीधी सी बात है, अगर इन गैसेस को अगर हम ऐसे कंपाउंड के साथ रखें जिनके साथ ये रिएक्ट ना करती हो, तो उनके लिए एनवायरनमेंट कैसा रहेगा? इनर्ट। ठीक है इनर्ट। समझ ठीक में आ है। गया? यस सर। सर ये सीरियोजेनिक एजेंट क्या होता है? क्या बच्चे? सर थर्ड लाइन में लिख। क्रायोजेनिक एजेंट। बच्चों एक साइंस की एक ब्रांच होती है क्रायोजेनिक्स। बच्चों आपको ना अभी कभी न्यूज़पेपर पढ़ोगे, जब सैटेलाइट लॉन्च होगा, पीएसएलवी जीएसएलवी लॉन्च होते हैं ना सैटेलाइट को स्पेस में ले जाने के लिए, यस सर। तो उसमें अब एक बात बताओ, यहां से अगर अर्थ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। पहले कम होगा उसके बाद बढ़ेगा। यस तो सर। टेम्परेचर जब कम होगा तो जो फ्यूल है वो ठंडा हो जाएगा, यस सर। और फ्यूल के साथ साथ जो भी मेटेलिक पार्ट्स की बनी हुई है, जो हमारा रॉकेट है, स्पेस शटल है, वो सारा का सारा मटेरियल का टेम्परेचर कम होगा तो उसका शेप जो है चेंज होगा या नहीं? होगा सर। शेप चेंज होगा, और अगर शेप चेंज होगा तो उसमें डिफॉर्म हो जाएगा, यस क्रैक्स आ सर। जाएंगे। तो इंजन जो है वो नॉर्मल काम करेगा या एबनॉर्मली काम करेगा? एबनॉर्मली। तो हम अगर इंजन को पहले ही ठंडा करके लेकर जाएं तब नॉर्मली काम करेगा सर। नॉर्मली काम करता रहेगा। तो हमने पहले ही उसे ठंडे में रखा। ठंडे में कहाँ रखा? 4.2 हीलियम केल्विन, में। हीलियम में। तो एक ऐसी ब्रांच जहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, सब जीरो टेम्परेचर पर मटेरियल्स की स्टडी कर रहे हैं, उसको हम क्रायोजेनिक्स कहते हैं। क्लियर है बच्चों? यस सर। हाँ सर इसमें आती है क्रायो क्रायो कायरो नहीं सर हम हाँ सर हम इनर्ट गैसेस का लाइक रिएक्शंस में यूज इसलिए करते हैं ना ताकि एक पर्टिकुलर प्रेशर प्रोवाइड कर पाए। नहीं, या कोई और पर्टिकुलर रीजन? प्रेशर प्रोवाइड नहीं कर पाए। मेन ये है कि जो हमारे कंपाउंड बन रहे हैं वो किसी और चीज से, गैस एयर से रिएक्ट करके कुछ का कुछ और ना बना दें। अच्छा ठीक है सर। सर हाँ बच्चे। सर उसमें एनसीईआरटी में एक लाइन थी, हाँ H2SO4 है वो मोर वॉलेटाइल, वो लेस वॉलेटाइल है, इस वजह से उससे मोर वॉलेटाइल एसिड्स बनाए जाते हैं। हाँ बच्चे, अगर हम HCl और HNO3 बना रहे थे ना, इससे NaCl के साथ H2SO4 की रिएक्शन करा रहे थे, यस सर। तब एक बात बताओ, H2SO4 में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी लेकिन HCl में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती ना, यस सर। तो कौन ज्यादा वॉलेटाइल है, HCl या H2SO4? H2SO4 ज्यादा वॉलेटाइल है। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ना उसका। तो वॉलेटाइल तो कम हो जाएगी ना बच्चे। HCl सर। यस सर। तो जो ज्यादा वॉलेटाइल है वो तो गैस बन के निकल गई, तो इक्विलिब्रियम के बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो पाएगा? नो सर। इसलिए ओके सर। तो ये NMR क्या होता है? NMR होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। मतलब ऐसे समझो कि अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है तो एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। उसमें इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर घूमता है। यस। वैसे ही न्यूक्लियस भी अपनी स्पिन पर घूमते हैं, प्रोटॉन भी घूमते हैं। तो प्रोटॉन अगर अपनी स्पिन पर घूम रहा है
तो उसको हम पीएमआर बोलते हैं, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। मैग्नेटिक फील्ड में प्रोटॉन की स्पिन चेंज कराकर देखते हैं। तो हर एक के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग होते हैं ना, यस Yes. सर और उनके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी अलग अलग होता है। तो उनका बिहेवियर न्यूक्लियर मैग्नेट्स के आसपास मतलब मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेट के प्रेजेंस में बिहेवियर अलग अलग होता है। उसको हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं, ठीक है। और किसी के अगर दिमाग में कोई दिक्कत है या उसके स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम है, उसमें गैप आ गया है या उनके बीच की डिस्क घिस गई है, शिफ्ट हो गई है, तो एमआरआई करी जाती है। यस सर। तो मैग्नेटिक जो हमारी बॉडी है उसमें जो फ्लूइड भरा है उसकी मैग्नेटिक इमेजिंग करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, एमआरआई। सर एक बार लास्ट वाला भी समझा दो कि neon and xenon and krypton are used in light bulbs designed for special purposes. बच्चे अगर HNO3 से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की रिएक्शन नहीं करनी है, HNO3 से अमोनियम नाइट्रेट बनाना है बच्चों, अमोनिया से रिएक्ट करा दो या अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा दो, डायरेक्ट बन जाएगा अमोनियम नाइट्रेट, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा गुंजन। हाँ बच्चे, अगर किसी को जॉइंट पेन है तो फिजियोथेरेपी के लिए जाते हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट उनकी बोन्स को या जॉइंट्स को हीट ट्रीटमेंट देते हैं अलग अलग तरीके से। क्या तुमने सुना है कभी इन IR लैंप यूज किए जाते हैं हीट ट्रीटमेंट के लिए, फिजियोथेरेपिस्ट यूज करते हैं। एक रेड कलर का बल्ब होता है, वो हीट ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, वो IR लैंप होता है, इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलते हैं, ठीक है। तो हर एक लाइट का एक अलग सिग्निफिकेंस होता है। तो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट के लिए बच्चों ज़ीनॉन और क्रिप्टन से मिलने वाली लाइट क्या वेरिएबल वेवलेंथ की होगी या एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट होगी? स्पेसिफिक। तो अगर मुझे किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ का रेडिएशन चाहिए तो उसके लिए मैं ज़ीनॉन या क्रिप्टन का के लाइट बल्ब का यूज कर सकता हूं, अगर मुझे ये पता हो मुझे किस वेवलेंथ का चाहिए। अगर वो ज़ीनॉन के पास है, ज़ीनॉन के इक्विवेलेंट है तो ज़ीनॉन को यूज करेंगे, क्रिप्टन के इक्विवेलेंट है तो क्रिप्टन को यूज करेंगे, ठीक है बच्चे? यस सर। चलो बस, और कुछ पूछना है? नो सर। हाँ पढ़ लिया सर पूरा। कौन सा क्या है? नियॉन इज डिस्चार्ज ट्यूब एंड फ्लोरेसेंट बल्ब फॉर एडवर्टाइजमेंट। अरे एडवर्टाइजमेंट में ना नियॉन बल्ब्स आर यूज्ड इन बॉटनिकल गार्डन एंड ग्रीन हाउसेस, वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन मतलब हम मेट्रोलॉजी होता है हमारा जलवायु विभाग, तो जलवायु मतलब जैसे क्लाउड कब है, एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशंस के लिए, उसके लिए यूज किया है। हाँ बच्चों, कोई डाउट किसी को? नो सर। अच्छा चलो बच्चों, कल से हम शुरू करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है? ओके सर। चलो आज इससे थोड़ा सा मैं भी रिलैक्स हुआ हूँ कि पी ब्लॉक कंप्लीट हो गया है, लेकिन थोड़ी सी अब तुम्हारी प्रैक्टिस ज्यादा रिक्वायर्ड है। और एक चीज मैं कहूंगा, अभी भी PYQ जरूर करना बच्चों। चलो बच्चों, खुश रहो, मस्त रहो, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे कल। बाय सर। बाय बच्चों, बाय। बाय सर। बाय बच्चों, बाय। खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। ओके बच्चों।